अभी हाल के दिनों में 3 घटनाएं हुई हैं। एक, 3 मुस्लिम यूथ की गिरफ्तारी, शाहीन बाग, और ये इसको भी खारिज कीजिएगा। नाउ एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग, ठीक है। अभी हाल ही में 3 घटनाएं घटी हैं। सबसे पहली घटना शाहीन बाग के इलाके में, या शाहीन बाग जामिया के इलाके में 3 मुस्लिम नवयुवक की गिरफ्तारी, आलम, अरशद और वर्सी। ये तीनों के तीनों रेडिकलाइज थे और एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। पूछताछ से यह पता चला कि इनके टारगेट पर अयोध्या का मंदिर था, जो नया मंदिर बन रहा है। इसके अलावा अक्षरधाम भी इनके टारगेट पे था। दूसरी घटना, एक व्यापक रूप से जिस तरह से छापेमारी हुई है ये मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक पर, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चे में थी, ऐसा कहा जाता है। और हम नहीं कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से ये बात की शुरुआत हुई थी। बाद में इस पर पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई थी कि इनका लिंक्स जो है, इनका गठजोड़ जो है, वो चाइना के कुछ तत्व हैं या चाइनीज सरकार के साथ, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से है। तो इन दोनों घटनाओं को अगर जोड़ के देखा जाए, किससे जोड़ के, तो जो कहा था अपने सतपाल मलिक साहब ने, उन्होंने कहा था कि अयोध्या पे हमला होगा। उन्होंने बहुत निंदनीय शब्दों में मोदी साहब को इस बात का दोषी ठहराया था कि वोट की खातिर, राजनीति की खातिर उन्होंने पुलवामा हमला करवाया था, और उसी तर्ज पे वो अयोध्या के मंदिर पे हमला करवाएंगे 2024 चुनाव के पहले। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अलावा कोई एक बड़े राजनीतिज्ञ की, जिसका बीजेपी से वास्ता है, उस पर हमला होगा। तो ये तीनों घटनाओं को अगर आप जोड़ के देखें, और ये बात सतपाल मलिक ने जुलाई में कही थी, आज से 3 महीना पहले। तो अगर आप ये तीनों घटनाओं को जोड़ के देखें तो इनमें एक साजिश की बू आती है। और ये लड़के जो थे, मोहम्मद शाह आलम, मोहम्मद वर्सी और मोहम्मद रिजवान अशरफ, ये तीनों के तीनों, आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद नाम है इनके नाम के साथ, मोहम्मद कहीं ना कहीं पे फिगर करता है। और पता नहीं ये क्या बात है कि हमने देखा है अपने सब कॉन्टिनेंट में कि जितने दहशतगर्दी संगठनें हैं उनका नाम मोहम्मद से होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के नाम के साथ मोहम्मद जुड़ता है वो काफी जल्दी रेडिकलाइज हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा वल्नरेबल है। और इसीलिए शायद चाइना ने इस मोहम्मद नाम पर पाबंदी लगा रखी है। मैं यूगर मुसलमानों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और ये तीनों के तीनों, आलम, अशरफ और वर्सी, ये तीनों टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। आलम जो था वो बी टेक कर रहा था। उसने नागपुर के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट से उसने बीटेक किया है। और अशरफ ने जेएनयू से, ये जेएनयू एएमयू से उसने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और रिजवान, सॉरी, अशरफ ने आईटी किया है गाजियाबाद से। ये पहले जिद्दा में रहता था, इसके पिताजी किसी शिपिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। और वहां से ये अपनी शुरुआत की, इसने तालीम वहीं ली थी। और ये यहाँ से आईटी का कोर्स बीटेक किया इसने गाजियाबाद में। और वर्सी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने कर रखा है। यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये देखिए, एक माइनिंग का ग्रेजुएट, एक ने शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ली है, दूसरे ने आईटी में ली है। तो अगर तीनों को मिला के देखें तो ये बड़ा एक डेडली जिहादी कॉकटेल बन जाता है। और इस शिक्षा के साथ इनके ऊपर, इस तकनीकी शिक्षा के ऊपर में एक टेक्निकल शिक्षा की जो मैं बात कर रखा है, उस पर एक ओवरले है इस्लामिक रेडिकल शिक्षा का। और वर्सी जो है वो जामिया में पीएचडी, वो मैनेजमेंट का भी ग्रेजुएट है, और इस्लामिक उसका पीएचडी का जो टॉपिक है वो इस्लामिक सिद्धांतों की उपयोगिता, आई मीन द यूटिलिटी ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट, ये उसका पीएचडी का टॉपिक था। और अशरफ जो है वो अ, उसने अलामियत पे भी डिग्री ली है, जो कि एक क्लास 12 के इक्विवेलेंट एक डिग्री होती है वहां पे सऊदी अरेबिया में। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये प्यू रिसर्च सर्वे की माने अगर आप, तो आप देखेंगे कि अ, उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि टेक्निकल एजुकेशन, मुस्लिम यूथ का टेक्निकल एजुकेशन और जिहादीकरण, इसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और एक बड़ी व्यापक उन्होंने पश्चिमी देशों में एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि 70% से ज्यादा मुस्लिम यूथ जो दहशतगर्दी में डूबे हुए हैं, मतलब घोर दहशतगर्दी में, वो सब के सब 70%, सब वो 70% ने टेक्निकल एजुकेशन का लाभ उठाया है। वो ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। उसके बाद यही हमने पाकिस्तान में भी देखा। अभी प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का, प्यू रिसर्च सर्वे का, वहां भी उन्होंने जब मुआयना किया तो पाया कि केवल जो हमारी मान्यता है कि अनपढ़ लोग ही केवल जिहाद की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। पढ़े लिखे लड़के वो ज्यादा जिहाद से आकर्षित होते हैं, और खास करके जो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि चाहे कोई टेक्निकल एजुकेशन का लाभ उठाए वो भी जिहादी बन जाता है, इंजीनियर भी जिहादी बन जाता है, मेडिसिन भी पढ़ के जिहादी बनते हैं, इतिहास भी पढ़ के कोई जिहादी बनता है, भूगोल भी पढ़ के जिहादी बढ़ता है। तो ये कौन सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, और किस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के तहत ये लोग जी रहे हैं? मुझे आज तक इस बात कुछ समझ में नहीं आई कि सारा दुनिया का अगर ज्ञान और इल्म अगर जिहाद के तरफ ही आपको ले जाता है, तो फिर हम कौन सी शिक्षा दें? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। और आपने देखा कि अ, जिहादी, जहां तक केंद्र की बात है, तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से शाहीन बाग एक जिहाद का केंद्र बन के उभरा है, आपने हाल में ही देखा कि वहां पे किस तरीके से ये सीएए के नाम पर और इसके आईएनआरसी के नाम पे किस तरह से वहां पे वो प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट नहीं, वो एक जिहादी शो ऑफ स्ट्रेंथ था। और अगर जिहादी शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं हुआ होता तो ये दिल्ली के राइट्स नहीं हुए होते, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं बुनियाद रखी गई थी दिल्ली राइट्स के। लेकिन कुछ भी नहीं बदला, वो तो अभी भी वहां पे वो जिहाद का एपी सेंटर है। और देखिए, सबसे अहम बात है कि ये तीन जो आलम अशरफ और ये आपके वर्सी हैं, ये तीनों के तीनों किस तरीके से कन्वर्ज किया अलग अलग जगहों से। दे कन्वर्ज्ड इन शाहीन बाग। और शाहीन बाग, चाहे कोई इनका हैडलर हो, उस हैडलर ने इनको किस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स में, और अगर अखबारों की रिपोर्ट्स की माने तो इनका कहते हैं कि आईएसआई के द्वारा इनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ था, और इनका हैंडलर कोई आईएसआईएस का है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा।
लेकिन ये सब के सब वहां कन्वर्ज किए और एक अजीब तरह का आकर्षण, एक अजीब तरह का खिंचाव इन सबको एक साथ इकट्ठे यहां पर ले आया। हालांकि वो एक अलग अलग जगह पे वहां रहते थे, लेकिन एक साथ प्रवचन सुनते थे। एक साथ इन्होंने फिर इन्होंने मिलकर योजना बनाई। और जो आपने एक शाहीन बाग को देखा, तो ये कहते हैं जिस सेसपूल है, एक माइक्रोकोजम, मतलब एक बड़ा छोटा नमूना है ये। अगर हिंदुस्तान भर का आप मुआयना करें तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत छोटा ये उदाहरण है। ऐसे शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान में कई, मतलब सभी जगह फैले हुए हैं। और जब ये शाहीन बाग के जिहादी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो शाहीन बाग का विस्तार रूप हमको देखने को मिला था। और हमको ये भी देखने के मिला मिला कि किस तरीके से इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और उस राजनीतिक संरक्षण देने वाले ने उसका दायरा हम देखकर हम सभी हैरान थे। उस दायरे में आप देखिए, एक राजनेता, बड़े रंगीन मिजाज का है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, ऑथर ऑथर भी है। मतलब ही इज अ डेबोनॉयर पॉलिटिशियन वो था। उसके बाद वो जहरीला पॉलिटिशियन जो कि किसी जमाने में डिप्लोमैट होता था, उसको उसको हमने देखा। फिर ये आम आदमी पार्टी के तमाम क्रिमिनल नेता जो थे, उनको उनको देखा। फिर ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को देखा। और सबसे आश्चर्य आश्चर्य की बात नहीं है ये बिल्कुल ये बात गौर करने लायक है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग हमने जेएनयू में देखा था और बाकी जगहों में देखा था, वही टुकड़े टुकड़े गैंग को हमने वहां किसान आंदोलन में भी देखा था। और यही लोग उसके पहले शाहीन शाहीन बाग में भी थे। और फिर हमने शर्जिल इमाम को देखा, सुना ये बोलते हुए कि वो भारत माता की जो बाई बाजू है उसको हलाल करके वो अलग अलग कर देंगे। तो ये तमाम तत्वों को हमने वहां पर सक्रिय देखा। और उसके बाद दिल्ली की राइट्स हुई, 53 पीपल वर किल्ड, भारी क्षति हुई। लेकिन इसके बावजूद भी, और एक आईबी का ऑपरेटिव मारा गया, अंकित शर्मा, इसके बावजूद भी हमने उस आइडियोलॉजी को, शाहीन बाग में वो पनपते आइडियोलॉजी को या जिहादीकरण के केंद्र को हमने एड्रेस नहीं किया। अगर एड्रेस किया होता तो आज ये हालात नहीं हुई होती। और आज भी वहां उसी तरह पाकिस्तान का नैरेटिव है, कैलिफेट का नैरेटिव है। तो हम आखिर इसको, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, किस तरह इसका रोकथाम किया जाए? तो मेरी अगर ओपिनियन माने, और तो मेरा सुझाव है कि आप तब तक काबू नहीं पा सकते शाहीन बाग और जामिया के इलाके में जिहादीकरण से, जब तक आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ताला नहीं लगाते। और ये क्या ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं? जिन लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा, जिन्होंने तक्षशिला को तोड़ा, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जलाई, वो आज इल्म की बात कर रहे हैं। और फिर मैं वही बात कहता हूं कि उस विश्वविद्यालय का क्या प्रयोजन कि इतिहास भी पढ़े तो जिहादी बनेगा, भूगोल भी पढ़े तो जिहादी बनेगा, इंजीनियरिंग भी करता है तो वो जिहादी बन रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, जैसे इसमें अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया है ये अशरफ, वो भी जिहादी बन रहा है। तो शिक्षा और जिहादीकरण, मतलब में जहां तक ये, मैं जिन विश्वविद्यालयों का नाम लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, इसके बारे में हमें दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। अब बात आई है कि तमाम जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें कहा गया कि ये आईएसआईएस के द्वारा ये लोग इंडोक्ट्रिनेटेड थे। लेकिन
दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों का ये मानना है और उनका ये विश्लेषण है कि ये एक्चुअली ये आईएसआई ने ये जान के जामा पहनाया है आईएसआईएस का अपने जो हैंडलर्स हैं उनके ऊपर में, ताकि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो अटेंशन है, इंटरनेशनल अटेंशन है या इंटरनेशनल फोकस इसको उसको कहें, वो विचलित हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि कई तरीकों से इन पर नजर रखी जा रही है। दुनिया के ये दहशतगर्दी के रडार पर, मतलब एपी सेंटर के रूप में माने जाते हैं। अब खैर कनाडा इनको बहुत कड़े मुकाबला दे रहा है एपी सेंटर के मामले में। तो इन्होंने ये आईएसआई का ये नया पैतरा है, एक नया चाल है कि उन्होंने इस तरह के आईएसआई के साए में, आईएसआई के नाम के साए में इस तरह के वो दहशतगर्दी या प्रॉक्सी वॉर भारत में चला रहे हैं। और इसका एक उदाहरण है फरतुल्ला घोरी। ये वो व्यक्ति है जो कि लोगों को, युवकों को यहाँ पे रेडिकलाइज कर रहा है। और उसका एक दामाद है शाहिद फैजल। तो ये दोनों वहां से, गुजरात से वहां पाकिस्तान 2002 में गए थे और उसके बाद वहां से लगातार वो यहाँ पर ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन और रिक्रूटमेंट का काम करता रहा है। और इसकी पैठ कुछ इस तरीके से है और इसका कुछ प्रभाव इस तरीके है से है मुस्लिम यूथ के, कि बड़ी बारीक चीजें ये इनको बताता रहता है ऑनलाइन। जैसे कि वो कहता है कि जिससे हथियार खरीदते हो, हथियार बेचने वालों से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये डबल एजेंट होते हैं। फिर उसने कहा कि सोशल मीडिया पर बड़े सोच समझ के आना चाहिए, क्योंकि उससे का पूरा उससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है हमारे उनके जिहादी कार्यक्रम में। तो इस तरीके के, हाँ, वो वहां से इंस्ट्रक्शंस या आदेश भेजता रहता है। और देखिए इस हाँ, मैं घोरी और इसकी फैसल की बात कर रहा था। तो ये जानी हुई बात है कि इनका ये आईएसआई के लिए काम करते हैं और इनका नाता लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद से है। तो हम आईएसआई वाले ये ढकोसले से हम उस पर ना जाएं। ये एक तरह का स्मोक स्क्रीन है। दूसरी ये है कि इस पूरे कहानी में कहीं केरला स्टोरी भी है, क्योंकि आलम जो है उसने एक लड़की से शादी की है जिसका नाम है बसंती पटेल। और फिर उसका नाम बदल के उसने खादिजा मरियम रख दिया। और मेरी समझ में वो भी इसी जिहाद के रास्ते में वो सक्रिय हो गई, जो कि आप केरला स्टोरी में जिस तरह की कहानी आपने देखी थी। सबसे बड़ी बात है कि जब इन लोगों ने अपने हैंडलर्स के कहने पे टारगेट का चुनाव किया, उस टारगेट में अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, अयोध्या का राम टेम्पल, कुछ वीआईपी, और इसकी इन्होंने बड़ी तैयारी की। इनको हैंडलर्स ने बोला कि आप जाके कृपया अपने लिए एक अच्छा ठिकाना ढूंढिए, बेस ढूंढिए, और एक ऐसा बेस जहां पर आप जो कि जंगल में हो, वहां पर आप अपने आईईडीज का, बॉम्ब्स का परीक्षण कर सकते हैं, जहां पे आप ट्रेनिंग का एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक ऐसा आप उपयुक्त जगह ढूंढिए। और इस उपयुक्त जगह के ढूंढने में वो कहाँ कहाँ गए हैं, ये आपको सुन के हैरानी होगी। और जैसे कि पश्चिम में लवासा, महाबलेश्वर, गोवा, साउथ में हुबली, उडुपी, केरला, और वेस्टर्न घाट्स में वलसाड, और ईस्टर्न घाट्स में नालामालाई हिल्स। तो आप देखें कि किस तरीके, और ये सब, ये जो रेड में जो मैप्स मिले हैं वो सारे मार्किंग उसमें बड़ी क्लियरली ये सब मार्किंग थे। तो आप पूरा पैन इंडिया इसमें फुटप्रिंट्स आप देख सकते हैं। सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपने आप इसको इस तरह से समझें कि अगर मान लीजिए पटना के फुलवाड़ी शरीफ में रेड हुआ और वहां पर पीएफआई से रिलेटेड ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी था।
और अभी जो दिल्ली में हो रहा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री को यहाँ कुछ भी नहीं मालूम कि उनका दिल्ली में क्या हो रहा है जिहादीकरण को लेकर। उसी तरीके से बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब अपने अपने दायरे में उसको एक कानून और व्यवस्था के चश्मे से उसको देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत इन जिहादियों को देखिए, इनकी पैन इंडिया सोच को देखिए। मैंने जैसा कहा, आप पश्चिम में देखिए गोवा, महाबलेश्वर, साउथ में उडुपी, केरला, वेस्टर्न घाट्स में बालसार, ईस्टर्न घाट्स में नालामलाई हिल्स। जस्ट लुक एट द स्प्रेड। तो इनकी सोच ये किसी भी लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफी से ये बाधित नहीं है। देयर आर नो बैरियर्स। जिहाद हर बैरियर को तोड़ता है। तो आप जब भारत में विविधताओं की बात करते हैं और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं, और ये खास करके ये जो कुछ हमारे लोग हैं, आप मालूम है उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि इतना लिंग्विस्टिक चौवनिज्म की बात करते हैं, थोड़ा इनको भी देखिए। ये इनके लिए कोई बैरियर नहीं है। ये हर उस बैरियर को पार करके इन्होंने पैन इस्लाम को तैयार किया है, और पैन इस्लाम के तहत ये काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये इन्होंने जो अपने टारगेट्स क्यों इन्होंने चुने। अब आपको मालूम है कि अयोध्या का राम मंदिर जो है, ये हमारी संस्कृति का ये कर्नल है, जिसको संस्कृति का यूं कहें कि दिल है ये। और इस भारत के दिल पे ये हमला करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए जताने के लिए क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञों ने इनके साथ संपर्क, ऐसा लगता है कि संपर्क साधा और कहा यही हमला करो, और फिर हम कहेंगे कि ये देखो, ये जो भारत का प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो कितना शातिर आदमी है, किस तरह का षड्यंत्र कर सकता है। और मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि ऐसे ही सोच के तहत गोधरा भी करवाया गया था। अब आप देखिए कि किस तरीके से जिहादियों का चयन किया गया। एक माइनिंग इंजीनियर, क्योंकि टारगेट अयोध्या का मंदिर था और अक्षरधाम का मंदिर था, इसलिए एक माइनिंग इंजीनियर को इस टीम का सदस्य बनाया गया, क्योंकि वो रॉक ब्लास्टिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है। वो सिंपल केमिकल से, साधारण रसायन से उसके ये महारत हासिल है बॉम्ब्स बनाने में, जैसे सिंपल केमिकल्स लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसीटोन, HCl। और जो मटेरियल उनसे बरामद हुआ है, जो सामग्री बरामद हुई है, उसमें प्लास्टिक कैंस केमिकल्स के साथ एसिड बॉटल्स, स्टील बॉल्स, टाइमर वॉच, बैटरीज, आयरन पाइप्स, ऐसे सामग्री अ, जब्त की गई है। लेकिन अब हम सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं कि आखिर सतपाल मलिक को ये कैसे मालूम था आज से 3 महीना पहले कि अयोध्या पे हमला होने वाला है। और वो उन्होंने इंटरव्यू किसको दिया, तो वो न्यूज क्लिक को। न्यूज क्लिक का क्या, जैसा कि मैंने बताया, उसके लिंक्स किसके साथ हैं, तो चाइना के साथ। चाइना के में कौन उनके साथ डील करता है, तो नेवली रॉय सिंघम। नेवली रॉय सिंघम कौन है, तो वो पूरे प्रोपेगेंडा मशीनरी का वो हेड है, चाइना प्रोपेगेंडा मशीनरी का।
और चाइना जो है वो अपने ये जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, खास करके चाइना जो ये प्रोपेगेंडा पर बहुत विश्वास करते हैं। इनका बड़ी आस्था है प्रोपेगेंडा वॉर पे। वो कहते हैं कि इसको स्मोकलेस वॉर का उन्होंने दर्जा दिया है, बिना धुएं का युद्ध। और उसको इन्होंने चुना अपने पहले इंटरव्यू के लिए। कोई भी अ, व्यक्ति जो राजनीति में है, जो एक राजनेता रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है, एक जेएन के जैसे सेंसिटिव स्टेट का गवर्नर रह चुका है, वो व्यक्ति वो व्यक्ति को क्या इतना नहीं मालूम है कि किस मीडिया के साथ उसे इंटरैक्ट करना चाहिए? क्या उसको न्यूज क्लिक की पृष्ठभूमि नहीं मालूम है? लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के इसको चुना। और मैंने कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर ये इतने नफरत की आग में क्यों जल रहे हैं इस सरकार को लेके और प्राइम मिनिस्टर को लेके। तो मुझे किसी मतलब ऐसा बताया गया कि ये इन्होंने किसी जमाने में मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुजफ्फरनगर से जीतने में बहुत सहायता की थी। और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने इस देश के। और गृह मंत्री का पदभार संभालने के बिल्कुल सिर्फ 6 दिन के बाद इन्होंने अपने बेटी को अगवा करवा दिया। और ग्लोबल जिहाद को उन्होंने उसने उन्होंने आगमन में पूरा जो भारत का दरवाजा जो था पाकिस्तान से लगा हुआ उसे खोल दिया। और वहीं से ग्लोबल जिहाद शुरू हुआ भारत में। तो इनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे। सुना है महबूबा मुफ्ती भी इनको अपना चाचा मानती थी या परिवार का सदस्य। तो किसी गोपनीयता के तहत इनको गवर्नर वहां का बनाया गया, ताकि किसी को ये संदेह ना हो कि 370 हटने वाला है। वरना अगर किसी को भी किसी, चाहे वो महबूबा हो या अब्दुल्ला होगन, उनको थोड़ी भी भनक मन जाती तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था कि ये असफल हो जाता ये प्रयास। तो इसलिए महबूबा को विश्वास दिलाने के लिए ये मलिक साहब को गवर्नर बनाया गया। और इनसे 370 हटाने की बात इनसे शेयर नहीं की गई थी। एंड राइटफुली सो, क्योंकि कई चीजें जब कोई निर्णय को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसलिए ये शायद क्षुब्ध और इन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें की। करते रहते हैं कि मोदी जो है ये किसी भी स्तर गिर सकते हैं। इन पुलवामा इन्होंने, मैंने जैसा कहा, पुलवामा इन्होंने 2019 में के चुनाव के लिए ही करवाया था। उसमें उस पर प्रभाव डालने के लिए। अब आप देखिए कि उसके बाद ये जो न्यूज क्लिक पे जो रेड्स हुआ, तो उसमें जो उसके मुखिया थे प्रवीर पुरकायस्थ था, उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ लोगों की बड़ी और लोगों की पूछताछ हुई। मेरे ज्ञान में कोई 30 जगह पे ये रेड्स हुए हैं, वहां पे छापेमारी हुई है। बहुत सारा मटेरियल बरामद हुआ है। कई प्रोमिनेंट लोग हैं जिनका जर्नलिस्ट जो कि पिछले सत्ता का जो सत्ताधारी जो संगठन थी, यूपीए रेजिम में इनका बड़ा बोलबाला था। जैसे ये प्रणंजय गुहा ठाकुर दा, इन सब के साथ मुझे टेलीविजन पे आने का मौका मिला है। तो इन सब पर अभी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। लेकिन ये केवल सत्यपाल मलिक ने ही नहीं कहा था ये बात। जो ये अयोध्या पर हमले वाली बात, एक वीआईपी की हत्या के बाद, इसमें इसी बात को प्रशांत भूषण ने भी दोहराया था।
थोड़ा अलग, थोड़ा सा अलग, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु वही थे। उन्होंने कहा था कि मोदी साहब ने पुलवामा करवाया, और बालाकोट तो कुछ सब बम तो गिरे ही नहीं थे वहां पे, कहीं पे कोई प्रूफ नहीं है कि कोई बम गिरा था। इस तरह के भारत के खिलाफ ये बातें, और इनके जो भारत के प्रति जो प्रेम है, और इनके पिताजी का जो भारत के प्रति प्रेम है, वो जग जाहिर है। तो ये सब उसमें हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने भी यही बात दोहराई कि अयोध्या पे हमला होगा। और उसके बाद यही बात आपके संजय राउत ने की। संजय रावत ने तो यही कहा कि भाई गोधरा के तौर पे फिर से अयोध्या पर हमला होगा, और उद्धव ठाकरे ने इस बात को इको किया। तो सबसे बड़ी बात, सवाल आज ये होता है कि आखिर ये लोग आज से 2 महीने 3 महीने पहले कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने इतने विश्वसनीयता के साथ, इतने आश्वासन के साथ ये दावा कर रहे थे कि अयोध्या पर कहीं हमला तो कि अयोध्या पर हमला होगा। आखिरी में मैं इतना ही मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो तमाम भविष्यवाणियां जो इन्होंने की, इन सब महान लोगों ने, कि अयोध्या में हमला होगा, वो भी ये भविष्यवाणी 3 महीने पहले की गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि इनकी कोई मिली भगत थी इन जिहादी तत्वों से? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इस पूरे प्रॉक्सी वॉर के तहत ये जो रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं इस तरह के हमले के लिए, वो पहले पाकिस्तान भेजा जाता है, जैसा कि 26/11 में हुआ था। फिर पाकिस्तान में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद फिर यहां के रिक्वेस्ट के मुताबिक जो टारगेट मांगा जाता है, जो टारगेट चिन्हित किया जाता है, उस पर हमला होता है, और फिर वहां से वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जितने मॉड्यूल्स हैं, जय आलम अरशद आलम अशरफ वर्सी वाला जैसा मॉडल, वो यहां से नहीं, वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है। तो ये रिक्वेस्ट जो हैं वो यहां से पहले जाते हैं। और जो आपने अभी देखा होगा कि जब मैं शाहीन बाग की बात कर रहा हूं, तो शाहीन बाग इज व्हाट? इट्स अ मिनी पाकिस्तान। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो वो किसी भी समय वहां एक बार जाके घूम के देख सकता है। और ऐसे हिंदुस्तान में कई शाहीन बाग हैं। वो उन शाहीन बागों को हमने, जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो हमने जगह जगह पे देखा कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ शाहीन बाग है। वो पाकिस्तानी एनक्लेव्स हैं। वास्तविकता में वो दे आर पाकिस्तानी एनक्लेव्स इन इंडिया। और चुनावों के समय उन्हीं एनक्लेव्स को एड्रेस करने के लिए, उनके दिल को तसल्ली देने के लिए, उनकी आत्मा को खुशी पहुंचाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसी को रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी कर देता है, कोई सनातन के खिलाफ भद्दे शब्द इस्तेमाल इस्तेमाल करता है। ये सब इसी के तहत हो रहा है। अभी आपने देखा कि एक बिहार का मंत्री, मुसलमान मंत्री, उसने कहा कि ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में कि वही महिलाएं आएंगी जो बॉब कट और लिपस्टिक वाली। तो इस मंत्री को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लिपस्टिक सुहाग की निशानी होती है, और हम महिलाओं में अपनी बेटी
और अपनी माता, अपनी बहन का भी रूप देखते हैं। और अंबेडकर साहब ने एक जगह कहा है कि एक मुसलमान लड़का जब पैदा होता है तो और जब बड़ा होता है तो अपने घर में वो केवल एक या तो अपने बहुत छोटे बच्चियों को देखता है या बुजुर्ग महिलाओं को देखता है। बीच में उसका कभी वो अ, नारी पक्ष से उसका बहुत कम आदान प्रदान होता है। इसलिए उसके अंदर में नारियों के प्रति बहुत क्रूर भावना पैदा होती है। वो उसके मनोविज्ञान पे असर डालता है। तो अगर इस मंत्री का ये कहना लिपस्टिक, तो ये मान ले, क्या मतलब उनका कहना है कि सारी नारियां वही पार्लियामेंट में जो है वो सब बुर्के वाली हूं? उनका क्या ये उनका क्या सुझाव है? इसलिए कृपया मेरी उनसे ये दरखास्त है कि महिलाओं को अपने बेटी, बहन और मां के भी चश्मे से देखना सीखें और अपने बेटों को भी यही सिखाएं। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं।